हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन क्लियर दिख रही है? मेरी इमेज क्लियर दिख रही है? क्या हम शुरू कर सकते हैं आज का लेक्चर? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखो, पॉलिटी में मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वेदर यू आर सीइंग इट लाइव, वेदर यू आर सीइंग इट रिकॉर्डेड, एक चीज याद रखिएगा, पॉलिटी इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन एंटायर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसका रीजन ये है कि पॉलिटी में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, पॉलिटी में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, एंड इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड टूवर्ड द सब्जेक्ट, आप कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। इनफैक्ट एक शब्द इधर से उधर जो हम बोलते थे ना, दैट इज ट्रू इन केस ऑफ पॉलिटी। अगर इधर से उधर एक शब्द भी हुआ तो पॉलिटीज मतलब पॉलिटी जो बोलते हैं ना, कि वो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिमोलिश टाइप का हो जाता है आपके अंदर। मतलब आप कैसे बताएं कि द थिंग इज कि जैसे आप ट्राई कर रहे हैं, आपने अगर पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन अगर आपने एक से चीज इधर से इधर करी, सो जो भी आपने समझा या जो भी लिंक्स बनाई है वो सारी लिंक टूट जाएंगी और आप अल्टीमेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दैट इज वाई शुरू के जो 4 लेक्चर हैं, शुरू के जो 4 घंटे 4-5 घंटे के लेक्चर हैं, उसमें हम कुछ भी सिलेबस का नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पॉलिटी को समझेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस पॉलिटी इज ऑल अबाउट। पॉलिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिटी क्यों पढ़नी जरूरी है, बस यही चीजें समझेंगे। इंडिया कैसे चलता है, बस ये चीज समझेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बता दीजिए जरा। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया कैसे चलता है, सिर्फ और सिर्फ। कोई दिक्कत नहीं है सुशांत, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं है, पूरी चीजें आज हम फिर से समझेंगे, क्योंकि शुरू के 4 लेक्चर में आपको बता दूं, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इंडिया काम कैसे करता है। कल हमने थोड़ा ऊपर ऊपर के लेवल पे देखा था, आज हम बेसिक इंडिया की फंक्शनिंग देखेंगे कि इंडिया काम कैसे करता है, चलता कैसे है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इंडिया में, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और जुडिशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मेरी एक एक रिक्वेस्ट में बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि भाई, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ पॉलिटी, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंडिया, हाउ इंडिया वर्क्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी एंड द फेडरल स्ट्रक्चर, एंड विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर इंडिया फॉलो करता है। ठीक है, आज हम ये सारी चीजें करेंगे। तो ऑफिशियली लेक्चर का नाम यूनिटरी वर्सेस फेडरल है, बट यूनिटरी और फेडरल के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना पॉलिटी का, यू विल बी एबल टू आंसर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आर्टिकल्स तक रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो ट्रिक्स बना के आर्टिकल ये वो रटाया जाता है, नथिंग इज रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मैं बता रहा हूं, पॉलिटी में अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना, एक काम करते हैं, सारे आर्टिकल्स रट लेते हैं, ये रट लेते हैं, वो रट लेते हैं, कभी सक्सीड नहीं कर पाओगे। पॉलिटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैं बोलूंगा पूरे सिविल सर्विसेज में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डेलिकेट टॉपिक अगर कोई है तो वो है पॉलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक दैट वी आर गुड टू गो विद द लेक्चर देन। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट, कल नहीं किया है, समझ आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम 4 दिन लगातार शुरू से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक जो मैंने रिक्वेस्ट थी कि लिखने पे, ये करने पे, वो करने पे, किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ऑन व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स इट। फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, नहीं बता रहा हूं, ये नहीं बताया सर आपने, वो नहीं बताया, ये यहां कुछ भी फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, 4 घंटे का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, और हमें बस ये समझना है पॉलिटी के अंदर पूरा यही है। पॉलिटी इज ऑल अबाउट हाउ इंडिया वर्क्स, हाउ दिस कंट्री वर्क्स, कैसे काम होता है, कैसे। आपने एक कंपनी है, सपोज मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर कंपनी में है, मान लीजिए आप जॉनसन एंड जॉनसन में है, तो जॉनसन एंड जॉनसन का एक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन में काम करने वाले कुछ इंप्लॉइज होंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, कुछ कुछ एम्प्लॉइज होंगे, कुछ जूनियर एम्प्लॉइज होंगे, कोई पियून होगा, ठीक है, कोई चाय बनाने वाला होगा, लेकिन एक कंपनी काम कर रही है ना प्रॉफिटेबल वे में। तो सिमिलरली इंडिया कैसे काम करता है, ताकि हम इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, इकोनॉमी बड़ी हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है, हम कैसे इस पूरे देश को मैनेज कैसे करते हैं। तो पॉलिटी क्या है? मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री, मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री किस तरीके से चलती है, एक कंट्री किस तरीके से चलती है, सिर्फ और सिर्फ
यही चीज है पूरे पूरे पॉलिटी में, पूरी पॉलिटी में। इज इट क्लियर? तक सबको समझ में आया? किसी को यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना? किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई, यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया को समझते हैं कि इंडिया क्या है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये एक कंट्री है, ठीक है, समझना, ये इंडिया कंट्री है और इसमें मैंने कुछ स्टेट्स बनाई हैं। सपोज मान लीजिए 8 स्टेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये चीज समझ में आई? एक कंट्री है, कंट्री को मैंने स्टेट्स में डिवाइड किया, इन स्टेट्स को मैंने डिविजन्स में डिवाइड किया। इन स्टेट्स को, पहले कंट्री को काय में डिवाइड किया? कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया, स्टेट को डिवीजन में डिवाइड किया। जो आपने 30 सारी टर्म्स बचपन से सुन के रखी होंगी ना, कमिश्नर, ये वो, मेयर, महापौर, सब लोग आ जाएंगे आपके पॉलिटी में, बस ध्यान दीजिए। डिवीजन, डिवीजन को हमने डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा, डिविजन्स को हमने डिस्ट्रिक्ट में बांटा। इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितनी छोटी यूनिट होगी उतना इजी होगा मैनेज करना। मान लीजिए कि एक घर है, घर में 10 रूम है, हम 10 रूम में क्या करेंगे, बेसिकली हर रूम का एक लीडर बना देंगे। और 10 रूम में अगर एक रूम में 6 बच्चियां सो रही है तो 6 बच्चियों में से एक लीडर है। ठीक है, तो हर रूम में, ये पूरे हॉस्टल में 10 रूम है, 10 रूम में से हर रूम में एक लीडर होगी, बिल्कुल होगी। लीडर होगी तो वो उस एरिया को मैनेज कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी। तो सिमिलरली अगर छोटा होता जाता है एरिया तो मैनेज करना आसान हो जाता है। सो दैट इज वाई हमने पूरी कंट्री को स्टेट में, स्टेट को डिवीजन में, डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट्स को और ज्यादा नीचे नीचे डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स को हम काय में डिवाइड करते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं तहसील में, तहसील में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तहसील को हम काय में डिवाइड करते हैं? ब्लॉक्स में। ठीक है, या फिर तहसील को हम, या तो अर्बन एरिया होगा तो ब्लॉक्स में, नहीं है तो ग्राम्स में, यानी गांव में। ठीक है, अभी यहां पर आप छोड़ दो, इतना समझ में आया? अब हम ग्राउंड लेवल पर यहां का एक लीडर बनाते हैं, यहां का एक लीडर बनाते हैं। ये ऐसे सारे ब्लॉक्स के लीडर मिलके, एक तहसील का लीडर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का कोई लीडर होता है, फिर डिवीजन का कोई लीडर होता है, फिर स्टेट्स का कोई लीडर होता है, फिर कंट्री का कोई लीडर होता है। अब ये लीडर 3 कैटेगरी में होंगे। एक लेजिस्लेटिव लीडर होगा जो वहां के रूल्स बनाने पे ध्यान देगा, एक एग्जीक्यूटिव लीडर होगा जो वो रूल्स कैसे जमीन पे लाने उस पर ध्यान देगा, और एक आपका जुडिशियल लीडर होगा जो इस एरिया में बेसिकली ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं इस पे ध्यान देगा। इज इट क्लियर? तो हम छोटी से छोटी यूनिट में भी लीडर्स बनाने जरूरी है हमें, क्योंकि तभी तो लीडर्स ही तो ध्यान रख पाएंगे इन छोटी यूनिट्स का। लेकिन अब 3 टाइप के लीडर होते हैं। एक लेजिस्लेटिव लीडर होता है जो उस एरिया को कैसे चलाना है इसके बारे में बताता है। इसके बाद एक एग्जीक्यूटिव लीडर होता है, वो जो कैसे चलाना है ये बताया, तो कोई चलाएगा ना उसको, कोई रूल्स को फॉलो करवाएगा, तो वो होता है एग्जीक्यूटिव लीडर। और एक हो जाता है आपका जुडिशियल लीडर। जुडिशियल लीडर का क्या मतलब है? अगर जो रूल्स बनाए हैं लेजिस्लेटिव लीडर ने, अगर वो फॉलो नहीं हो रहे तो जुडिशियल लीडर कुछ एक्शन लेगा। ये तीनों बॉडीज हर लेवल पर मौजूद रहती हैं। ये तीनों बॉडीज हर लेवल पे मौजूद रहती हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारा देश चलता है। क्या किसी को इस कॉन्सेप्ट में पूरी दिक्कत है? क्या किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? मुझे सबका नो चाहिए भाई। अब जो आपका लेजिस्लेटिव लीडर है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं आपको, कि जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर कहां आएगा? आप बताइए चीफ मिनिस्टर कहां आएगा? चीफ मिनिस्टर स्टेट का जो लेजिस्लेटिव लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? खुद बताइए, चीफ मिनिस्टर ही तो लेजिस्लेटिव लीडर होगा। होगा कि नहीं होगा ये बताइए? बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? इसके बाद एग्जीक्यूटिव लीडर कौन होता है? एग्जीक्यूटिव लीडर कौन होता है स्टेट्स का? एग्जीक्यूटिव लीडर कौन होता है स्टेट्स का? गवर्नर। आईएएस अभी कोई कहीं नहीं आएंगे।
आईएएस में आपको सारी चीजें बताऊंगा, सब कुछ पता चलेगा, थोड़ा सा पेशेंस। तो आपने जितने भी नाम सुने हैं ना, नाम सुने हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इसी विंग में कहीं ना कहीं एडजस्ट होंगे। ठीक है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो एक देश इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब एक देश इस तरीके से
है ना उसमें। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आई एम रियली सॉरी, ड्यू टू पावर कनेक्शन थोड़ा सा लॉस हो गया था। द थिंग वाज कि पता नहीं, जबलपुर में यहाँ पे काफी खराब वेदर है, सो शायद सारे फेज चले गए थे। तो जो फेज थे, हमें दो कनेक्शन रहते हैं, तो दोनों कनेक्शन चले गए, दैट इज वाई मतलब बैकअप ही खराब हो गया था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। सो वील स्टार्ट अगेन। और यहां तक आप सबको समझ में आ गया था कि दैट हाउ अ कंट्री वर्क्स। ठीक है, एक कंट्री को स्टेट, स्टेट को डिवीजन, डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को तहसील, ब्लॉक्स, ग्राम्स, तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इनको, अलग अलग पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहां तक सब क्लियर था। अब क्या होता है हर लेवल पर, अच्छा ये डिलीट हो गया। हर लेवल पर आपके हर लेवल पर आपके तीन लीडर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, और हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम कंट्री से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंट्री से शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर हम स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। ये चारों आपके स्टेट्स वाले विंग के अंदर आ जाएंगे, और फिर ये दोनों आपके ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे ये बताइए। पहले हमें कंट्री के बारे में पढ़ना है, फिर हमें स्टेट के बारे में पढ़ना है, और फिर हमें ग्राम पंचायत, अगर विलेज एरिया, रूरल एरिया तो ग्राम पंचायत, और अगर अर्बन एरिया है तो म्यूनिसिपैलिटी, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो हमने पूरे इंडिया को खूब सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले कंट्री, फिर स्टेट्स, और स्टेट्स के अंदर भी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज अगर रूरल एरिया तो अलग और अगर अर्बन एरिया तो अलग। तो हमने पूरे पूरे स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसलिए इंडिया में बोला जाता है थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। तीन लेवल होती है सरकार की। ठीक है, सरकार की पहले सेंटर पे होगी एक, फिर एक स्टेट में होगी, और एक ग्राउंड क्या बोलते हैं, विलेज या फिर लोकल लेवल पे होगी। ये वाली जो सरकार होती है ना, इसको लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो अगर हम जब गवर्नमेंट शब्द का यूज कर रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट है जो कंट्री चलाएगी, एक गवर्नमेंट है जो स्टेट चलाएगी, और एक गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट जो ये लोकल एरियाज चलाएगी, ब्लॉक्स या फिर ग्राम्स। यहां तक सबको समझ में आया? अब यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब देखो अभी मैं बता रहा हूं, एक बार आपको कभी भी क्रिस्टल क्लियरिटी नहीं आएगी, थोड़ा 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 एक एक कदम करके हम पकड़ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, ध्यान से समझना। अब कंट्री के लेवल पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो कंट्री के लेवल पर हमें तीन हेड्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कंट्री के लेवल पर एक लेजिस्लेटिव हेड चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव हेड चाहिए, और एक जुडिशियल हेड चाहिए। तो देखो कंट्री की जब बात आती है, तो कंट्री को बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो नंबर ऑफ पार्ट्स है जिसमें इंडिया को, अब जब जैसे ही लेजिस्लेटिव विंग की बात आती है, तो जो इंडिया के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे लेजिस्लेटिव विंग होता है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंट्री का से होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब कंट्री के लेवल पे कोई डिसीजन आ रहा है, तो हर तबके का या हर एरिया से कोई ना कोई आना चाहिए कि वो उस एरिया की बात को लेके आए। ये जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, और इंडिया को कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है? 552, जिसमें से करंटली 545 ऑपरेशनल होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवीजन दिया हुआ है, वो 552 है, बट ओरिजिनली जो आज की डेट में डिवाइड किया जाता है, वो 545 डिविजन्स किए जाते हैं। किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? आपको ये चीज समझ में आई? पूरे इंडिया को डिवाइड किया है, कोई स्टेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सेंटर लेवल पे कोई डिसीजन मेकिंग होनी है। तब वहां पे क्या मतलब होगा? वी डोंट केयर अबाउट कि स्टेट से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। कंट्री के लेवल पे डिसीजन मेकिंग होनी है तो एक कंट्री को डिवाइड करेंगे, स्टेट के लेवल पे होनी है तो स्टेट को डिवाइड करेंगे, लोकल लेवल पे होनी है तो लोकल डिवीजन होगा। बट कंट्री के लेवल पे सबसे पहले हम समझ रहे हैं, कंट्री के लेवल पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि कंट्री को डिवाइड किया गया, कोई स्टेटेड नहीं है। ठीक है, कंट्री को डिवाइड किया गया, तो कंट्री को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये होती है पार्लियामेंट में एक बनती है लोकसभा, लोगों की सभा। ठीक है, लोकसभा, और इसके अंदर
ये जो 545 लोग होते हैं ये बैठते हैं, इनको क्या बोला जाता है? चलो वो छोड़ो, लोकसभा में 545 लोग बैठते हैं जो अब अपने हर एरिया की बात को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। इज इट क्लियर? तो ये बनाती है हमारी लोकसभा, ये बनाती है हमारी लोकसभा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस थिंग क्लियर? ये आपको समझ में आई चीज कि लोकसभा क्या होता है? लोकसभा कुछ नहीं होती, पूरी कंट्री को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि इन छोटे छोटे पार्ट्स से लोग आए और अपनी बात कहें। लोग आए और अपनी बात कहें, अपनी बात नहीं कहें, लोग आए और जिस एरिया से आ रहे हैं उन लोगों की बात कहें, लोगों की बात कहें। तो अब ये एरिया है, ये एरिया से हमने बोला कि भाई तुम जाओगे लोकसभा में हमारी तरफ से बैठोगे, तुम जाओगे हमारी तरफ से लोकसभा में तुम बैठोगे और तुम हमारी बातें वहां तक पहुंचाओगे। ऐसा ही होगा ना, यही तो सिस्टम होगा। तो हर जगह से एक बंदा आता है, उसको बोलते हैं लोकसभा मेंबर। ठीक है, अब ये तो रही लोगों की बात, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंट्री को स्टेट्स में भी डिवाइड किया गया है। एक कंट्री के अंदर लोगों के अलावा कुछ स्टेट्स भी हैं, तो हर स्टेट का भी अपना कुछ ना कुछ कहना रहता है, हर स्टेट का भी अपना कुछ ना कुछ कहना रहता है कि भाई ठीक है, लोग अपनी बात रखेंगे जो उनको चाहिए, लेकिन स्टेट्स भी तो एक तरीके से देखो, कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो कंट्री के बच्चे की तरह है, तो लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन कंट्री के अंदर एक दूसरा जो स्ट्रक्चरल बच्चा है वो कौन है? स्टेट्स है। स्टेट्स भी तो कंट्री के अंदर ही आ रही है, कंट्री के अंदर ही तो आ रही है, स्टेट्स आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बताइए, आ रही है कि नहीं आ रही है? तो स्टेट्स भी तो अपनी बातें कहेंगी, स्टेट्स भी तो अपनी बातें कहेंगी। तो आप कह सकते हो जो लोग होते हैं वो सगे बच्चे होते हैं सेंटर के, कंट्री के। स्टेट्स जो होते हैं वो एक तरीके से अडॉप्टेड टाइप के, आप कर लो, अडॉप्ट किया, कभी ये है, कभी चेंज करके वो कर दिया, बट जो भी अडॉप्टेड बच्चा चाहे रियल बच्चा कहेगा तो अपनी बात सेंटर पे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि स्टेट की बात भी सेंटर तक जानी चाहिए? जो स्टेट की डिमांड है, जो स्टेट एज अ स्टेट के डेवलपमेंट की जरूरत है, वो भी जाना चाहिए, प्लस लोगों का, जो लोग हैं उनका लोकल डेवलपमेंट भी जाना चाहिए। तो कंट्री पे जो सबसे ऊपर की बॉडी होती है, जो सबसे मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, कि अब हर इंसान का व्यू पॉइंट है वो डिसीजन मेकिंग में आए, लॉ मेकिंग में आए, तो हमने छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। हर स्टेट की भी बात कही जानी चाहिए कि नहीं कही जानी चाहिए? सो दैट इज वाई एक और विंग होता है जो स्टेट का ख्याल रखता है, उसको बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा, ये चीज समझ में आई? इसमें 245 सीट होती हैं, हर स्टेट से कोई ना कोई चार पांच एमपी से 11 लोग, तो इस तरीके से हर स्टेट से कुछ ना कुछ लोग रहते हैं जो स्टेट के हित में काम करते हैं, स्टेट के हित में काम करते हैं, और ये बनता है मेरा पार्लियामेंट। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन सबको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड ये क्या करेगी? ये लेजिस्लेटिव विंग है। तो ये देखो, हर किसी का अब आप समझ रहे हो, इंडिया में जितने भी लोग हैं कि नेता या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठे हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में बैठे हैं। तो अगर कोई लॉ लोकसभा बना रही है तो वो एक तरीके से मेजॉरिटी में हम पूरे इंडिया का व्यू पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसीलिए ये होती है एक लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कॉन्सेप्ट इंडिया के लेवल पे क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट इंडिया के लेवल पे क्लियर हुआ लेजिस्लेटिव का, बाकी दोनों बचे हैं, अभी सिर्फ लेजिस्लेटिव का क्लियर हुआ है। अब क्या होता है, ध्यान से समझना। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से, भाई अब देखो इतने सारे लोग हैं, सब कच कच काय करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो इसमें से एक लीडर बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर की एक टीम होती है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमें हर बॉडी के बारे में पढ़ना है पूरी पॉलिटी में, बट पहले कॉन्सेप्ट समझो। लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये चार चीजें समझ में आई। अब एक छोटी सी चीज समझ लो, ये माना जाता है कि स्टेट्स का कहना है, ठीक है, अच्छी बात है, वो डिसीजन मेकिंग में रहेंगी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो लोगों का नेता होना चाहिए। इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो लीडर ऑफ लोअर हाउस होता है, वो लीडर ऑफ लोअर हाउस होता है, ये याद रखना है, लोअर हाउस या लोकसभा। ठीक है, चलो ये सब बाद में करेंगे, अभी वो सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। अभी आपको समझ में आया कि इनका एक लीडर होना चाहिए जो
गाइड करे या सबको एक एक रास्ते पे लेके चले, नहीं ये सही है, नहीं वो गलत है, ठीक है, कोई टीम बना के एग्जीक्यूशन करे, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एक टीम होती है जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही मेंबर्स होते हैं। इन्हीं में से कुछ मेंबर, कोई कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाएंगे, बट जो भी डिसीजन मेकिंग या लॉ मेकिंग सेंट्रल लेवल पे हो रही है वो इन्हीं लोगों के बीच में से होती है, लोकसभा और राज्यसभा की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस थिंग क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया कि कैसे कैसे बॉडी बनेगी? अब ध्यान से समझना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, लेजिस्लेटिव विंग में आपको यह चीज समझ में आ गई। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का एक लीडर होगा जिसको हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एक टीम होगी जिसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां तक सबको समझ में आया? अब लेट अस सी द एग्जीक्यूटिव विंग कि एग्जीक्यूटिव्स कैसे काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव विंग कैसे काम करता है सेंट्रल लेवल पे, अभी मैं इसमें नहीं आया हूं, अभी मैं सेंट्रल लेवल पे हूं। तो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, ध्यान से समझना। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका यही सबसे ऊपर रहते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे आएंगे कौन? क्या हो गया भाई, वो चाहिए क्या? हेडफोन चाहिए? चलने लगा तो वो ले लेना, ब्लू वाला हेडफोन ले ले, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अंदर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट जो होता है डिसीजन मेकिंग, वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ध्यान से समझना कैसे कनेक्शन है। पहले कोई भी चीज अगर पार्लियामेंट से पास होनी है तो पहले लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा कहीं से भी पास होके प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट ही फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। सेकेंड लेवल का लिंकेज रहता है यहां पर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक टीम थी जो कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही हैं, वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहां आते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, तो हम एक मिनिस्टर को देख रहे हैं, हम एक मिनिस्टर को देखेंगे और पूरा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट समझने की कोशिश करेंगे सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे पूरा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ, यहां तक सब समझ में आ गया कि नहीं आया? भाई देखो, अगर बताओगे नहीं ना तो मुझे पता नहीं चलेगा, ये याद रखना, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 3 लेवल के मिनिस्टर होते हैं। हम एक नई स्लाइड पे समझते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। एक होते हैं सबसे सीनियर मिनिस्टर जिनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री। उसके नीचे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके नीचे कौन आते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो रहते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, और इनकी सहायता के लिए स्टेट मंत्री जो बोलते हैं ना, गृह मंत्री, जो स्टेट लेवल पे मंत्री रहते हैं, उनके नीचे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब ध्यान से समझना है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी कैसे बनती है। एक मिनिस्टर है, मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर है, इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ? अगर है तो रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा। अब बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फाइनेंस मंत्रालय है, ठीक है, या वित्त मंत्रालय है, हिंदी बोलेंगे वित्त मंत्रालय। अब इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है कि एक मिनिस्टर नहीं संभाल पाता, तो उसको कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स दिए जाते हैं। अब अगर छोटी मिनिस्ट्री है तो अकेला कैबिनेट मिनिस्टर संभाल लेगा या अकेला मिनिस्टर संभाल लेगा। समझ में आया? सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकता है, हो सकता है नहीं हो। इसके बाद से चालू होता है जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स में प्रेसिडेंट, उसके नीचे मिनिस्टर, मिनिस्टर के नीचे जो सबसे बड़ी चीज होती है, क्या कोई बता सकता है कि एग्जीक्यूटिव में सबसे बड़ी चीज कौन सी होती है? कौन सी होती है? या आप अगर सिविल सर्वेंट भी बनेंगे तो आप सबसे हाईएस्ट किस पोस्ट पे जा सकते हैं? किसी मिनिस्ट्री में एक सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है सिविल सर्वेंट के लिए, वो होती है सेक्रेटरी, ठीक है। तो आप बनते हो सेक्रेटरी।
सेक्रेटरी, ठीक है, या तो आप सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे आता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के नीचे कौन आता है? सेक्रेटरी के नीचे कौन आता है? एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी। इसके नीचे आएंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसके कौन आएगा? इसके नीचे आएंगे आपके डायरेक्टर्स और डिप्यूटी सेक्रेटरीज। कुछ लोग, कुछ डिपार्टमेंट में इनको डायरेक्टर बोला जाता है और कुछ डिपार्टमेंट में इनको क्या बोला जाता है? डेप्यूटी सेक्रेटरी। ठीक है, इनके नीचे आते हैं अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, इनके नीचे कौन आता है? सेक्शन ऑफिसर्स। सेक्शन ऑफिसर, ये पोस्ट होती है जो आईएएस आईपीएस सबसे पहली जो शुरू की पोस्ट होती है ना, वो ये वाली पोस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी क्लरिकल पोजीशन। ठीक है, ये पूरा फंडा सबको समझ में आया। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है। अगर होम मिनिस्टर ने कोई लॉ बनाया है तो पुलिस डिपार्टमेंट उसको अप्लाई करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर का एक डिपार्टमेंट होता है। तो हर मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट होते हैं, हर, सॉरी, होम मिनिस्ट्री लॉ नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए एक मिनिस्टर या मिनिस्ट्री दी जाती है। मिनिस्ट्री के अंदर इतने सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं काम करते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव्स। इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव्स। ये जो हमने पढ़ा था ये थे लेजिस्लेचर से लेजिस्लेटिव्स। ये होते हैं एग्जीक्यूटिव जो काम करते हैं। जैसे पुलिस बिल में एक बिल पारित होता है या फिर एक बिल पास होता है लेजिस्लेटिव, उसमें पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है कि 16 साल से बच्चे काम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो कौन पता लगाएगा? अगर कर रहे हैं, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत हुआ तो मतलब आप समझ रहे हो, सेक्रेटरी उसके ऊपर से एक प्रोसेस बनाएगा। ठीक है, कैसे काम होगा। या फिर आप समझो कि एक काम 16 साल से बच्चे को, 16 साल से कम बच्चे काम नहीं करना चाहिए, यह हमारा लॉ पास हुआ। लेकिन लॉ से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स और बहुत सारी चीजें होंगी ना, कि एक बच्चा है वो यहाँ पे काम कर रहा है, इस फैक्ट्री में कर सकता है, इस फैक्ट्री में नहीं कर सकता है, ये होता है वो होता है। ठीक है, एक विंग बनाया जाएगा जो चाइल्ड केयर को करेगा। एक विंग बनाया जाएगा जो, मान लीजिए कोई चाइल्ड को काम कराया जा रहा है और उस मतलब एक कोई बच्चा है उससे काम कराया जा रहा है, उस बच्चे को लेके आते हैं, उसके मम्मी पापा कोई नहीं है, तो उस बच्चे की ख्याल रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। बट सारे डिपार्टमेंट्स जो रहेंगे, जो सारी बॉडी जो काम करने वाली बॉडी रहेगी, वो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं इंडिया में। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स, यहां तक सबको समझ में आया। आप जब सिविल सर्वेंट बनते हैं ना, तो आप इस लेवल पे, इसके भी सेक्शन ऑफिसर्स या इस लेवल पे ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे, बोलते हैं ना कि कलेक्टर भी इसी लेवल पे रहता है। ठीक है, फिर धीरे 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 बड़ा होते 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 वो यहां तक पहुंचता है। इसलिए कलेक्टर ना आपकी जर्नी का बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा। ठीक है, बहुत नीचे लेवल का पार्ट रहेगा। आप हो सकता है अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 15 साल 16 साल में बन जाए, लेकिन हाँ, एमपीपीएससी के लोग हो सकता है यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है यूजुअली, एएस अवार्ड होने के बाद भी नहीं पता। वो सब छोड़ो, अभी अभी काम की चीज समझो कि आप कहां है। आप ये वाले विंग में काम करने वाले हो। यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। पूरा एग्जीक्यूटिव बॉडी समझ में आई? ठीक है, तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स कौन होता है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया कौन होता है? अरे जल्दी बताओ। सेक्रेटरी नहीं होता, सेक्रेटरी के ऊपर कोई नहीं दिख रहा क्या? प्रेसिडेंट, वेरी गुड। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौन होगा? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इन इंडिया कौन होगा? जल्दी बताओ। एक और चीज में देने वाला था ना, ठीक है, जल्दी बताओ। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स कौन होगा? ठीक है, सेकेंड लेवल पे, सेकेंड लेवल पे आपको पता होना चाहिए। हेड ऑफ द लेजिस्लेटिव विंग कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा से मिला के एक लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अंदर रहेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब एग्जीक्यूटिव विंग्स के अंदर, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्ट्रीज रहेंगी और कहीं ना कहीं जाल बिछ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे लोग पूरे देश को चलाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई भी सरकारी नौकरी की बात करिए, मैं आपको बता दूंगा कहां पे वो फिट इन हो रहा है। कोई भी सरकारी नौकरी की बात करिए, कोई भी सरकारी नौकरी की बात करिए, मैं आपको बताता हूं कि सब लोग इसी जाल के अंदर आते हैं।
जितने भी सरकारी लोगों के बारे में आपको पता है आप बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए। कोई भी नाम ले लो यार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां आता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां आता है? या फिर इंडियन ऑयल जो है वो भी तो सरकारी सरकारी बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कहां आती है? कहां आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? देखो याद रखना, गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट के अंदर आती है, बट आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना सरकार का, जो पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं जो दो विंग्स मैंने बताए ना उन्हीं के अंदर रहता है। अब देखो क्या होता है, मिनिस्ट्री जैसे आप मान लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन कहीं ना कहीं आरबीआई की जो नींव है ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से आएगी। आईओसीएल इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन वो पीएसयू है, तो मिनिस्ट्री जो पीएसयू को देखती है ना, जो मिनिस्ट्री, उसके अंदर आपका आईओसीएल आएगा। एसबीआई बैंकिंग में है, तो बैंकिंग आप बेसिकली समझिए, बैंकिंग फाइनेंस में नहीं आता, बैंकिंग भी पीएसयू के अंदर आएगा। तो जितने भी सरकारी ऑफिसेज है, जितने भी सरकारी ऑफिसेज है, वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर आते हैं और यहीं से देश चलता है। सेंट्रल लेवल पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी बॉडीज, उन बहुत सारी बॉडीज में से एक है आईओसीएल, एक है आपकी एसबीआई। समझ में आया? तो पूरा सिस्टम कैसे चलता है ये आपको एक आइडिया लगा कि नहीं लगा, मुझे पता है आपको क्रिस्टल क्लियरली धीरे धीरे समझ में आएगा, बट ये पूरे सिस्टम समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ये तो मैंने आपको जो लिस्ट दी है ये एग्जीक्यूटिव्स की लिस्ट है। अब मान लीजिए कि एडिशनल सेक्रेटरी के अंदर कोई डिपार्टमेंट होगा, कोई डिपार्टमेंट होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, ठीक है, इन डिपार्टमेंट में से एक है आईओसीएल, एचपीसीएल, ठीक है, जो भी सरकारी कंपनीज है, और एक डिपार्टमेंट है मान लीजिए बैंकिंग का भी संभाल रहा है तो एसबीआई। तो ये बॉडीज कहलाती हैं, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव्स। इसके बाद सेकंड लेवल पे आता है डिपार्टमेंट, और थर्ड लेवल पे आता है डिपार्टमेंट के भी अंदर बॉडीज, ठीक है, डिपार्टमेंट के भी अंदर बॉडीज। फॉर एग्जांपल कोई भी सरकारी बॉडी ले लीजिए आप, कोई भी सरकारी बॉडी ले लीजिए, वो इसी स्ट्रक्चर पर डिवाइडेड है। इज इट क्लियर? इसी स्ट्रक्चर पर डिवाइडेड है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पर डिवाइडेड है। ये चीज समझ में आ गई? तो पूरे देश में कुछ लोग लॉ बनाते हैं, कुछ उसको इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ उसको चेक करते हैं। जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं उन्हीं के अंदर बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा जाल होता है ना, वो इन लोगों का होता है, एग्जीक्यूटिव्स का सबसे बड़ा जाल होता है। आप खुद सोचिए कितनी सारी मिनिस्ट्रीज है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स है, कितनी सारी सरकारी बॉडीज है, सब कुछ प्रेसिडेंट के पास आता है, इसलिए प्रेसिडेंट को सुप्रीम माना जाता है। अब आपको समझ में आया प्रेसिडेंट को सुप्रीम क्यों माना जाता है? प्रेसिडेंट को सुप्रीम क्यों माना जाता है? आप एक आइडिया लेके बताइए, प्रेसिडेंट को सुप्रीम क्यों माना जाता है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उन सबका हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अगर हम देखें तो कुल मिला के 545 प्लस 245, इन लोगों का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं होता है? लेकिन लाखों करोड़ों लोगों का हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, क्योंकि सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर ये, मिनिस्ट्रीज के अंदर ये वो फलाना ढिमका बहुत कुछ होता है। इसीलिए किसी भी देश का, ये पूरा मैं बता रहा हूं अभी, किसी भी देश का प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं होता है? याद रखना, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 74 में एक चीज लिखी गई है कि प्रेसिडेंट जो करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करेगा, अपने मन से नहीं करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करेगा, अपने मन से नहीं करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी एडवाइस मानेंगे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मानेंगे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस मानेंगे। इसीलिए हमारे देश का जो भी डिसीजन मेकिंग, जो भी बड़ी चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। प्रेसिडेंट तो होते ही है, प्रेसिडेंट इज द हेड, इज द नॉमिनल हेड, नाम का, दिखावे का हेड है, बट असली हेड कौन हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताइए। कल भी मैंने आपको समझाई थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन चूज करता है? प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद चूज करता है, जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में मेंबर है उनसे। अब सब चाहेंगे कि भैया मुझे ले लो, मुझे मिनिस्ट्री दे दो, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पावर रहती है, सब चाहेंगे कि मुझे मिनिस्टर बना दो। तो कहीं ना कहीं वो लल्लो चप्पो करेंगे प्रेसिडेंट की, कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट का आभार व्यक्त करेंगे, कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर पे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को कहीं ना कहीं वो बड़ा मानेंगे, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि मतलब कहीं ना कहीं वो चापलूसी करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, बिल्कुल नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगी, करना ही पड़ेगी, तभी तो आपको मिनिस्ट्री मिलेगी।
तभी तो आपको मिनिस्ट्री मिलेगी। तो कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा प्राइम मिनिस्टर पे रहता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ये इतने दबाव में है आर्टिकल 74 1976 के पहले। हाँ, 1976 के पहले प्रेसिडेंट अपने मन से काम कर सकता था, लेकिन 1976 के बाद आर्टिकल 74 में लिख दिया गया, प्रेसिडेंट कैन ओनली टेक डिसीजंस ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एडवाइस देंगे? लॉजिकली सोचो, मैं सब रटवा दूंगा तुम्हें यार, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम लोग बिल्कुल उस चीज की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ रटवा दूंगा तुम्हें। बट द थिंग इज कि अभी समझो, बस समझो, बस फील करो कि क्या पॉलिटी है। तो पॉलिटी यहीं पर चालू हो गई है। ठीक है, सो दैट इज वाई हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की उतनी इज्जत नहीं होती जितनी प्राइम मिनिस्टर फेज। प्रेसिडेंट की इज्जत हर देश में बराबर ही है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव्स का हेड होता है, नो डाउट। लेकिन हमारे यहाँ फेस वैल्यू किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द लीडर बट स्टिल एक्टिंग इन द एग्जीक्यूटिव्स। कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को चला रहा है। चला रहा है कि नहीं चला रहा है? चला रहा है कि नहीं चला रहा है, ये बताओ। कहीं ना कहीं चला रहा है कि नहीं चला रहा है? बिल्कुल चला रहा है भाई, बिल्कुल चला रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इंडिया कैसे काम करता है पूरा? इंडिया कैसे काम करता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ भी सबसे पहले। चलो ठीक है, तो ये पूरा आपका पॉलिटी का पार्ट है। मैं थोड़ा सा और आपको एक डायग्राम और था। हाँ, इंडिया को कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर डिविजन्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्लॉक्स यानी तहसील होती है, और उसके नीचे ग्राम पंचायत आ जाती है। ये होता है आपका काय का? ये होता है आपका रूरल विंग। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट के अर्बन विंग को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी महानगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, और सिटी काउंसिल्स यानी नगर पंचायत, इसमें डिवाइड किया जाता है। और इन सबको और छोटे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो पार्षद आपने सुना होगा ना, पार्षद, पार्षद इस विंग का लेजिस्लेटिव, इस विंग का लेजिस्लेटिव हेड होता है। ठीक है, इस विंग का लेजिस्लेटिव हेड होता है। ठीक है, फिर इस लेवल पे, इस लेवल पे कौन होता है? इस लेवल पे कौन होता है? महापौर का नाम सुना होगा आपने, महापौर या फिर मेयर, महापौर या फिर मेयर, वो इस विंग की लेजिस्लेटिव हेड होती है, वो इस विंग की लेजिस्लेटिव हेड होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। इसके अलावा यहां पर देखो, जो जो पंचायत समिति होती है वो यहां पे लेजिस्लेटिव हेड होती है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेजिस्लेटिव हेड कौन होता है? डिवीजन लेवल पे लेजिस्लेटिव हेड कौन होता है? स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे लेजिस्लेटिव हेड कौन होता है? यहाँ पे सीएम रहते हैं, यहाँ पे पीएम रहते हैं। डिवीजन लेवल पे कौन रहता है? डिवीजन लेवल पे भी रहते होंगे लोग, हम नहीं, डिवीजन ऑफिसर होता है, जो भी हो। बट काम के लोग जो है, आपको पार्षद के इलेक्शन हो रहे हैं, महापौर के इलेक्शन हो रहे हैं, सीएम के इलेक्शन हो रहे हैं, पीएम के इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इन लेवल पे जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं यही रहते हैं। अब इसके बाद क्या रहता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं ना कहीं जो लोकसभा मेंबर होता है ना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकसभा मेंबर जो है वो लीडर होता है। ठीक है, और डिवीजन लेवल पे राज्यसभा मेंबर लीडर होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो हर लेवल पे एक लेजिस्लेटिव लीडर होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। होगा। वो सारे लेजिस्लेटिव लीडर्स के मैंने नाम लिख दिए। ये सब जैसे लोकसभा का मेंबर है, वो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट की बात को ऊपर तक लेके जाएगा। राज्यसभा का मेंबर हर डिवीजन की बात को ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, जो बेसिकली ये यहां पर ये समझ में आए, सीएम की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका जो स्टेट लेजिस्लेचर रहता है वो हम अलग से पढ़ेंगे। बट पूरा इंडिया इस तरीके से डिवाइडेड होता है। हर स्टेज पे एक लेजिस्लेटिव हेड होता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट।
इस लेवल पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, डिवीजन लेवल पे एग्जीक्यूटिव कौन होता है? हेड कौन होता है? कमिश्नर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? जल्दी बताओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता होगा? अरे भाई, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, नगर निगम महानगर पालिका सेम है। कलेक्टर, वेरी गुड, कलेक्टर। इसके बाद ब्लॉक्स या फिर तहसील का हेड कौन होता है? ब्लॉक्स या फिर तहसील का हेड कौन होता है? एसडीएम। ठीक है, एसडीएम या फिर डेप्यूटी कलेक्टर। ठीक है, और विलेज लेवल पे कौन रहता है? विलेज लेवल पे कौन रहता है? एग्जीक्यूटिव। सरपंच तो लेजिस्लेटिव हो गया ना भाई, एग्जीक्यूटिव जो काम करवाएगा। आपने एक पोस्ट सुनी होगी, सीईओ जनपद। ठीक है, ये चीज समझ में आई? सीईओ जनपद यहां पर भी आ जाते हैं। देखो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि एग्जीक्यूटिव हेड्स होते हैं। अब इस लेवल पे जुडिशियल हेड कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। इस लेवल पे जुडिशियल हेड कौन होगा? हाई कोर्ट। इस लेवल पे कोई जुडिशियल हेड सेपरेटली नहीं होता। इस लेवल पे कौन जुडिशियल हेड होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। समझ में आया? और इसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कोर्ट्स अलग है, बट जुडिशियल हेड्स आपको समझ में आ गए, तीन ही होते हैं जुडिशियल हेड्स। इसके नीचे के सारे लोग। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिविल कोर्ट भी होता है, सिविल कोर्ट, इसमें जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? इसमें कोई दिक्कत है आपको? तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग प्रोसेस में, अलग अलग सिस्टम में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये है इंडिया की पूरी पॉलिटी, ये है इंडिया की पूरी पॉलिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सिमिलरली एक और चीज देख लेते हैं। सिमिलरली जिस तरीके से पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेटिव का सबसे बड़ा लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव हेड विंग होता है, सिमिलरली स्टेट लेवल पे होता है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, इसमें भी दो डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, एक है जो डिस्ट्रिक्ट का ख्याल रखेगा, एक है जो डिवीजन का ख्याल रखेगा। स्टेट लेवल पे भी तो सारे नेता होते हैं। ठीक है, मान लो, तो इसमें जो नीचे का विंग होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा। और जो अपर विंग होता है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद। इज इट क्लियर? बट आप खुद सोचो, इतनी सी स्टेट, उसमें भी मैं अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पार्ट में करूं, इतने सारा लोग तो है यार, क्या करना है? आप खुद सोचो क्या करना है। तो इसीलिए कई स्टेट्स में, छोटी स्टेट्स में तो ये चीज हो ही नहीं सकती। समझ में आया? जो छोटी स्टेट्स है उसमें डिस्ट्रिक्ट से ही इतने लोग आ जाते हैं कि जरूरत नहीं है आपको डिवीजन में डिवाइड करने की। ठीक है, या डिवीजन के लेवल पे भी लेने की। तो बहुत सारी असेंबलीज होती है जिसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, सिर्फ जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और कई ऐसी होती है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। अब क्या तर्क होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल रखने के, क्यों हटाया जाता है, क्यों रखा जाता है, ये सब हम जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तब होगा। बट आपको सिस्टम समझ में आया कि एक लोअर विंग होगा, एक क्या बोलते हैं, एक लोअर हाउस होगा, एक अपर हाउस होगा स्टेट लेजिस्लेचर में भी। ठीक है, मध्य प्रदेश को याद रखना 230 सीटों में बांटा गया है। दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा होगा, 200, 200, ये 222, 230, 230वीं सीट ये होती है। ठीक है, कहां से चालू होता है? यहां से चालू होता है, फिर सबको नंबर दिए गए हैं, और 230वीं सीट ये होती है। तो 230 सीट्स में या 230 कॉन्स्टिट्युएंसीज में मध्य प्रदेश को डिवाइड किया गया है, जहां से ये लोग आते हैं। अब इसके जो मेंबर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसके जो मेंबर होंगे उनको क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिनको हम बोलते हैं एमएलए, या फिर जिनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? विधायक।
विधायक। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो विधायक कहां लैंड करते हैं, पार्षद कहां लैंड करते हैं, सांसद क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई है। नहीं आई होंगी तो थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया ना पूरा, फिर सब कुछ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। बट पहले ये क्लियरिटी लाओ। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इस पार्ट में? मुझे नहीं लगता इस पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। बिल्कुल सेम क्लीन एंड क्लियर चीजें थी। ठीक है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो अब हमने सारी चीजें देख ली हैं, पूरा देश कैसे डिवाइडेड रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया में क्या स्टेट्स, जो स्टेट्स, चलो ये छोड़ो, अभी ये बात मत करो, चलो ये सब छोड़ो। यहां पर आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक इंडिया समझ में आ गया, क्योंकि इंडिया के बाद हम अंदर घुसेंगे और अब हम पॉलिटी पढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का चैप्टर था ना, यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी और फेडरल, इन दो टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, और इंडिया में कौन सा सिस्टम लागू होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग खुद ही सारी चीजें बताएंगे। मैंने तो, मेरा काम है आपको गाइड करना, आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग फेज तक लेके जाना। ठीक है, तो सबसे सिंपल ये आपको समझ में आ गया कि इंडिया कैसे चलता है। इंडिया में कोई रूल बनाएगा, कोई रूल को इंप्लीमेंट करेगा, कोई रूल को चेक करेगा। रूल बनाएगी लेजिस्लेचर, काम करेंगे एग्जीक्यूटिव्स, और उसके बाद क्या होगा, चेक करेगा जुडिशरी। ठीक है, अब इंडिया में, इंडिया का स्ट्रक्चर यूनिटरी होता है कि फेडरल होता है, ये देखना है, ध्यान से समझो। यूनिटरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? क्या किसी को दिक्कत यहां तक? मैं नया टॉपिक चालू कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? एक काम करो, यूनिटरी फेडरल के पहले एक और चीज कर लेते हैं। चलो, ब्यूरोक्रेसी का आपका मतलब समझ में आया आपको? ध्यान से समझना, ये आपके मंत्री जी है, मंत्री जी के अंदर होंगे सेक्रेटरी, और उनके नीचे होगा पूरा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। यस और नो? यस और नो? अब मंत्री जी जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और ये जो पूरा डिपार्टमेंट होता है ये सिलेक्टेड होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स इलेक्टिव होते हैं उनको हम मिनिस्टर्स बोलते हैं, और जो सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या मैं बोलूं, एक प्यून जो सरकारी ऑफिस में काम कर रहा है, ये एक ब्यूरोक्रेट है कि नहीं है? है तो क्यों है? है तो क्यों है? ठीक है, ये भी जवाब देना है आपको। तो याद रखना, एग्जीक्यूटिव्स में दो टाइप के मेंबर होते हैं। एक होते हैं टेम्पररी, ठीक है, जो कि मिनिस्टर होते हैं, आए 5 साल बाद चले गए, और कुछ होते हैं परमानेंट। ठीक है, जो इसके नीचे के सारे लोग रहेंगे ना वो सब परमानेंट होते हैं। ठीक है, वो सब परमानेंट, इसलिए सरकारी नौकरी को परमानेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको बार बार एग्जाम नहीं निकालने, एक बार एग्जाम निकाल के आ गए तो परमानेंट होते हैं। प्लस सिलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते, सिलेक्टेड होते हैं। तो ऐसा कोई भी इंसान जो परमानेंट हो, सिलेक्टेड हो, और सिलेक्ट कैसे होंगे? मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट होंगे ना, मेरिट के बेसिस पे सिलेक्ट होके आता हो, उसको हम ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। तो एक पियून भी क्लास 4 का ऑफिसर होता है। ठीक है, ये भी कोई ना कोई एग्जाम निकाल के ही आता है। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम निकालने पे अपनी मेरिट रैंकिंग को साबित कर रहा है। ये इलेक्टेड नहीं है, ये एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है और इसकी पोस्ट परमानेंट है। इसीलिए एक पियून भी एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सेक्रेटरी भी एक ब्यूरोक्रेट होता है। ब्यूरोक्रेट वो सारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो सिलेक्ट होके मेरिट के आधार पे आए हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जो भी आपकी हियरार्की होगी उसमें सिर्फ जो मिनिस्टर है, मंत्री जी हैं, वो इलेक्टेड होते हैं और 5 साल बाद हो सकता है गायब हो जाए। ठीक है, तो ये टेम्पररी, 5 साल बाद गायब हो सकते हैं, इसलिए इनको टेम्पररी मेंबर बोला जाता है। बाकी सारे एग्जीक्यूटिव प्लस ये भी, प्लस प्रेसिडेंट भी भाई, प्लस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और मिनिस्टर जो है
ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और ये सारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, वो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे आते हैं, और सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स मेरिट के बेसिस पे आते हैं। ये चीज समझ में आई? कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में ये, बट कॉन्सेप्ट समझो, ये किसके आधार पे आ रहे हैं? पॉपुलैरिटी के आधार पर आ रहे हैं। जिसने वोटिंग हो रही है, आप पॉपुलर हो, आप जीत गए तो आप आ जाओगे। ये मेरिट के आधार पे आते हैं। जो परमानेंट या फिर सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये मेरिट के आधार पे आते हैं। क्या यहां तक सबको चीजें समझ में आई? क्या यहां तक सबको चीजें समझ में आई? ब्यूरोक्रेट का मतलब समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट क्यों है एक प्यून। अब ऑल इंडिया सर्विस या ये सब का बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करें। कल के टॉपिक में हम ब्यूरोक्रेसी लेंगे और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या लेना है? यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि क्या होता है, कंफ्यूजन होने लगता है। पॉलिटी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तुम लोग का हाँ होगा तो मैं आगे। डिप्लोमैट मिनिस्टर्स होते हैं, मैं समझा नहीं। डिप्लोमैट तो कोई भी हो सकता है, जो डिप्लोमैटिक डिसीजंस ले रहा है, दैट इज अ डिप्लोमैट। अगर मिनिस्टर फॉरेन जा रहे हैं तो फॉरेन डिप्लोमैट हो गए। अगर आईएएस ऑफिसर जा रहा है तो वो हो गया डिप्लोमैट। डिप्लोमैट का मेरे को मतलब नहीं समझ में आया अभी तक, क्या दिक्कत है आपको? डिप्लोमैट क्या पूछना चाह रहे हो आप, शबा मशरा? ठीक है, चलो चलो। अब यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट हमें यह समझना है। ठीक है, इंडिया की बात नहीं है, अभी हम इंडिया के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ यूनिटरी और फेडरल के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिटरी की पावर जो फ्लो होता है वो टॉप डाउन होता है, और फेडरल का पावर फ्लो बॉटम्स अप होता है। बस ये रूल याद रखना, यूनिटरी का फ्लो टॉप डाउन होता है, फेडरल का पावर फ्लो बॉटम्स अप होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है, ठीक है, जिसने अपने आप को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, और ये यूनिट के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। सारे डिसीजंस यहां से लिए जाते हैं, सारे डिसीजंस यहां से लिए जाते हैं। ध्यान से समझना, सारे डिसीजंस यहां से लिए जाते हैं। तो द प्रॉब्लम यहां पर समझ रहे हो, इनके पास कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, और सिंस ये जो विंग, जैसे ये मान लो ये एक विंग है एक्स, ठीक है, इसके छोटे छोटे पार्ट हो गए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। अब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एबीसी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ पावर नहीं है, सारी डिसीजन मेकिंग यहीं से होती है। इन टाइप की कंट्रीज को, जो सेंटर जिसके लिए हर चीज के डिसीजन करता है, नीचे की यूनिट्स देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनिट्स बांट दी जाती हैं। आप समझ रहे हो ना कि यूनिट्स जरूरी नहीं है कि पावर दी जाए उन यूनिट्स को। जैसे हमारे यहाँ स्टेट है तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है,
बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पे स्टेट होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वो बस एक डिवीजन कर दिया गया, हाँ यहाँ का तुम देखो, यहाँ का तुम देखो, यहाँ का तुम देखो, यहाँ का तुम देखो, दैट्स इट। सारा डिसीजन सेंटर से ही होगा, लेकिन एक तरीके से हाँ यहाँ काम चलाने का, यहाँ के लीडर तुम बन जाओ, यहाँ के तुम बन जाओ, यहाँ के तुम बन जाओ, यहाँ के तुम बन जाओ। तो दैट इज वाई यूनिटरी स्ट्रक्चर में पावर नहीं दी जाती। डिवीजन तो होता ही है लेकिन पावर नहीं दी जाती, इसलिए पावर फ्लो ऊपर होता है। जो भी पावर इनको मिलनी होगी वो ऊपर से पता चलेगी, हाँ चलो तुम 2 रुपए की पावर रख लो, तुम 4 रुपए की रख लो, इस तरीके से होता है। इसलिए पावर फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इज इट क्लियर? वेयर एज फेडरल स्ट्रक्चर में जो छोटी यूनिट्स होती हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए होता है बाहर जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएस है, यूएस में सारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ये छोटी छोटी स्टेट्स अकेले रहती तो कुछ काम की नहीं थी, लेकिन वही बात है कि 5 स्टेट आ गई तो बन गई मुट्ठी। सो दैट इज वाई यूएस में क्या हुआ, इन सारी स्टेट्स ने कोलैब किया और एक नाम को जन्म दिया जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास कुछ पावर नहीं थी, सारी पावर इनके पास इंडिविजुअल लेवल पे थी। ये सारा काम अपना खुद चलाते थे, पैसा बनाते थे, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट था, जुडिशियल डिपार्टमेंट था, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम सब एक विंग में साथ में रहते हैं, हम सब एक विंग में साथ में रहते हैं, हम सब एक विंग में साथ में रहते हैं। और उस विंग का नाम इन्होंने दिया, कुछ भी दिया, ठीक है, लेकिन पावर इन लोगों के पास है, ठीक है। और इन लोगों से थोड़ी बहुत पावर जाती है, मेजर पावर, फर्स्ट हैंड पावर इनके पास नहीं रहती है, सारी पावर नीचे से ऊपर जा रही है। इज इट क्लियर? तो ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर, ये होता है यूनिटरी स्ट्रक्चर। यूनिटरी स्ट्रक्चर में सेंटर से नीचे जाती है पावर, फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिट है पावर। बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। अभी इंडिया इंडिया की बात ही नहीं कर रहे। अब देखो इन लोग क्या करते हैं, यहां पर जो सपोज मान लो इसका नाम है आई, इस कंट्री का नाम है आई, जो आई का मेंबर है वो इसका भी मेंबर हो, इसका मेंबर हो, इसका मेंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है कि आई का मेंबर हो, अब चाहे आप यहां रह लो, यहां रह लो, यहां रह लो, जगह चीजें तो सब में सेम ही है, चीजें तो सब में सेम ही है ना। यूनिटरी स्ट्रक्चर में तो यही होता है, वो बस डिवीजन किया गया है, एबीसी एरिया में बांटा गया है कि तुम भाई यहाँ रहो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, ठीक है। तुम यहाँ का तुम देखोगे, यहाँ का तुम देखोगे, यहाँ का तुम देखोगे। अब चाहे तुम इस जगह रहो, चाहे इस जगह रहो, चाहे इस जगह रहो, कहलाओगे तो इंडिया के ही, कहलाओगे तो इंडिया के ही, है कि नहीं? सो दैट वाई इसमें आपकी सिंगल सिटीजनशिप रहती है, सिंगल सिटीजनशिप रहती है। वेयर एज इस केस में क्या होता है, आप पहले इस जगह के हो, अब बाद में इस जगह के भी हो, ठीक है। तो आप यूएस के सिटीजन होने के पहले, मान लो ये टेक्सास है, तो आप टेक्सास के सिटीजन हो पहले, और फिर ये सब लोग भी तो सिटीजन है, तो आप यूएस के भी सिटीजन हो, क्योंकि टेक्सास यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में मर्ज्ड है। तो यहां पर डुअल सिटीजन का कॉन्सेप्ट होता है, डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहां से अगर दूसरी जगह जाना है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, आप इतने इजीली नहीं जा सकते हो, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। हम महाराष्ट्र से मुंबई जा सकते हैं क्योंकि पूरा इंडिया एक है, वो तो हमने डिवाइड करके रखा है स्टेट्स को कि ठीक है थोड़ा मैनेजमेंट बेटर हो जाए, बट यूएस में ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा फेडरल में नीचे से ऊपर जब पावर जाएगी तो नीचे की सिटीजनशिप प्लस वो जो कॉमन विंग बना है उसकी सिटीजनशिप, तो 2 सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है फेडरल में। यूनिटरी में कुछ नहीं होता, सारी पावर सेंटर के पास, सिटीजनशिप भी सेंटर की, बाकी आप इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो, इधर रहो, नथिंग मैटर्स, नथिंग मैटर्स। समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या आप कह सकते हो डुअल सिटीजनशिप है, तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, एक सरकार आपकी स्टेट के अंदर है, एक सरकार सेंटर पर है, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? अब देखो सिटीजनशिप में इंडिया ये है, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंडिया ये है, तो क्या इंडिया यूनिटरी है, क्या ये फेडरल है? यही बहुत बड़ा डाउट है। सिंगल सिटीजनशिप में क्या होगी, सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है,
सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूके में जो सेंटर पे सरकार है वो ही पूरा संभालेगी, जो पाकिस्तान की सरकार है वो ही पूरा संभालेगी। स्टेट में कोई और सरकार नहीं होती, स्टेट जैसी चीज ही नहीं होती। प्रोविंस है या फिर उनके डिपार्टमेंट जो बेसिकली यूनिट्स है, इनमें सरकार नहीं होती, सरकार सिर्फ एक सेंटर पे होती है। हमारे यहाँ स्टेट की सरकार अलग है और सेंटर की सरकार अलग है। तो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब यहाँ की सरकार अलग है, सेंटर की सरकार अलग है। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब बेसिक सी बात है, यहां पर एक लीडर है, ठीक है, यहां पर मल्टीपल लीडर है। अगर मल्टीपल लीडर है तो एक रूल बुक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक रूल बुक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई, नहीं तो बाद में विवाद होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखो सिंगल आदमी है, जब सिंगल चीजें रहती है तब कोई मतलब नहीं है रूल बुक का। उस रूल बुक को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। इसमें आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इस केस में आपका अनरिटन रिटन कुछ भी हो सकता है, इसमें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से ये एक अग्रीमेंट है ना यार, एक तरीके से ये एक अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये रिटन अनरिटन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब अगर मैं जुडिशरी, तो यहां पर आपकी एक जुडिशरी रहेगी सेंटर पे, उसी के अंदर अगर अब जैसे यहां पे सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट क्या अलग होती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जुडिशरी होती है, सिंगल जुडिशरी। और यहां पे क्या होता है? जुडिशरी एट डिफरेंट लेवल, जुडिशरी एट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, यहां के कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन सुना दिया तो आप मेन लेवल पे कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस कोर्ट का और इस कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये इस स्टेट की बात है, ये इस जगह की बात है, ये इस कल्चर की बात है, तो यहां की बात यहीं रहेगी। आप यूएस के लेवल पे ले जा ही नहीं सकते। तो हर जगह का कोर्ट अपना अलग होता है, हर स्टेट का कोर्ट अलग होता है। ठीक है, और उस कोर्ट के हाथ में, उस कोर्ट के हाथ में पावर होती है। ठीक है, हर जगह का कोर्ट अलग होता है, उस कोर्ट के हाथ में पावर होती है। यहां पर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया, नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट चलो, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो पावर कम होती है इसमें जुडिशरी में, यूनिटरी स्ट्रक्चर में जुडिशरी की जो पावर होती है ना वो कम होती है। तो लिख दो, पावर ऑफ जुडिशरी इज लेस पावरफुल, जुडिशरी इज लेस पावरफुल। थोड़े हमारे डिजाइनर भैया आ जाए, ये सारे डिफरेंसेस आपको ऑलरेडी लिखे हुए मिल जाएंगे। जुडिशरी इज मोर पावरफुल, जुडिशरी इज मोर पावरफुल। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। जब इंडिपेंडेंट है, किसी की सुननी नहीं है, तो पावर भी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, ठीक है, चलो। तो जुडिशरी के हाथ में पावर ज्यादा रहती है। अब इंडिया क्या है इनमें से? इंडिया क्या है? इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट है या इंडिया यूनिटरी है? कैसा है इंडिया? अच्छा, दोनों में से किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है इंडिया का? दोनों में से इंडिया का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है? सोच के बताओ। देखो, इंडिया में सिटीजनशिप नहीं होती, बट मैं मध्य प्रदेश का हूं, इंडिया का हूं, मध्य प्रदेश का हूं, बोल तो रहा हूं ना, भले ही ऑफिशियल सिटीजनशिप नहीं है, बट समझ रहे हो, कहीं ना कहीं मैंने मध्य प्रदेश का माना है अपने आप को। इनमें माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जगह ही नहीं होती, सब लोग पाकिस्तान के ही मेंबर है, प्रोविंस ओविंस के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारे पास।
ठीक है, जुडिशरी एट डिफरेंट लेवल भी है, वैसे जुडिशरी वाले पॉइंट में इंडिया यहां पर ज्यादा है, ठीक है, और सिंगल सिटीजनशिप भी आधा यहाँ है और आधा यहाँ है तो डुअल ही। तो बस जुडिशरी को अगर हम अलग कर दें, हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट है। इंडिया थोड़ा सा फेडरल है। फेडरल का क्या मतलब होता है, सेंटर की भी अलग बातें हैं, स्टेट की अलग बातें हैं, स्टेट अपने हिसाब से चलेगा, स्टेट अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सेंटर ने अगर दबाया तो दब भी जाएगा। तो मोस्टली ये फेडरल रहता है, बट कभी कभी ये यूनिटरी हो जाता है। तो 70% ये फेडरल है, 70% ये फेडरल है और 30% ये यूनिटरी है। सो दैट इज वाई इंडिया को जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो 70% फेडरल है और 30% यूनिटरी है, ठीक है। क्यों 30% यूनिटरी है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पहले मेन चीज समझो, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इंडिया जो है क्या फेडरल है, तो मैं बोल सकता हूं इट इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? यहां पर बहुत फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये बताओ। फेडरेशन है तो फेडरल है तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स बोल दिया, है ना? सही है कि नहीं है? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उसका रीजन समझो। यहां पर ये थोड़ा सा यूनिटरी हो जाता है। क्यों? ध्यान से समझना, ये बीच में है फेडरल और यूनिटी के, क्योंकि ये स्टेट्स ने एक अग्रीमेंट किया था और फिर ये साथ में आए थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में है ये ऐसा, इंडिया था हमने स्टेट्स को अलग अलग डिवाइड करके उनको पावर दी है। फेडरल में क्या होता है, यूनिट्स ही पावरफुल होती है, साथ में आके एक बड़ा विंग बनाती है। वेरएज यूनिटरी में सेंट्रल यूनिट है और सेंट्रल यूनिट अपनी विंग बना के पावर देती है। सो दैट इज वाई इस केस में पावर नहीं मिल रही, लेकिन हमारे केस में पावर मिलती है। सो दैट इज वाई इंडिया इज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट का एक दिन बोले ये वाला विंग बोले कि मैं निकलना चाहता हूं, वो निकल जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई स्टेट ये नहीं बोल सकती कि मैं अलग होना चाहती हूँ। आके आके अलग का कोई वजूद ही नहीं है। सो दैट इज वाई इंडिया इज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और ये शब्द याद रखना। इंडिया इज नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट इज नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी लोग यूनाइट करके हमने इंडिया में यूनिटी है, ठीक है। और इट इज नॉन डिस्ट्रक्टेबल। यूएस इज डिस्ट्रक्टेबल। कभी यूएस का कोई एक स्टेट बोलता है मुझे अलग होना है, तो वो उनका लॉ है, उनका अधिकार है कि वो अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ कोई स्टेट नहीं बोल सकता। तो कहीं ना कहीं इस केस में हम यूनिटरी है, कुछ केस में हम फेडरल है। सो दैट इज वाई इंडिया को इनके बीच में रखा गया और इसलिए बोला गया है सूडो फेडरल या क्वासी फेडरल। फेडरल तो है बट क्वासी फेडरल है, यानी झूठे फेडरल है, ठीक है। या फिर फेडरेशन सू जेनेरेसिस। सू जेनेरेसिस का मतलब क्या होता है, अपने आप का फेडरेशन है, अपने आप में अलग फेडरेशन है। ये हिंदी में लिख लेना, समझ में आया? तो फेडरेशन तो है, फेडरल स्ट्रक्चर तो है इंडिया का, बट कभी ना कभी ये यूनिटरी की तरह बिहेव करने लगता है। और अब हमें इन डेप्थ आधे घंटे ये समझना पड़ेगा कि इंडिया में फेडरल प्रोविजंस कौन से हैं और यूनिटरी प्रोविजंस कौन से हैं। और मुझे लगता है उसमें लगेगा बहुत टाइम, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत अगर यहां पे लेक्चर रोक दिया जाए? ठीक है। तो आई होप आपको फेडरल का मतलब समझ में आ गया होगा, यूनिटरी का मतलब समझ में आ गया होगा, प्लस फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी चीजें पता चल गई होंगी कि किस इंडिया को यूनिटरी बोलते हैं कि फेडरल बोलते हैं। बट देखो मैं बता रहा हूं, अभी मैं कुछ भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आपको फील करा रहा हूं पॉलिटी क्या है। पॉलिटी है एक देश कैसे चलता है। अब देश के चलने में या तो फेडरल है तो अलग तरीके से चलेगा, यूनिटरी है तो अलग तरीके से चलेगा। कैसे चलता है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट अब हमें कॉन्सेप्ट्स में घुसना है पॉलिटी के। क्या किसी को दिक्कत यहां पर? आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा, ठीक है।
अच्छा ठीक है, पुराना वाला लेक्चर आई थिंक सेव हो गया है। ठीक है, जो भी हो, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आप आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कल हम स्टार्ट करेंगे इंडिया को फेडरल बोले तो क्यों बोले, इंडिया को यूनिटरी बोले तो क्यों बोले, और इन सब का हम आर्टिकल्स के साथ एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे कि इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है तो क्यों है, इंडिया यूनिटरी स्ट्रक्चर है तो क्यों है। इज इट क्लियर? चलिए, थैंक यू गाइस। अभी क्लास है ना, क्यों नहीं होगी भाई अभी क्लास? ठीक है, तो पॉलिटी की पूरी क्लास आपको समझ में आई तो मतलब आपका पिछले 1.5 घंटे का लेक्चर कैसा था, एक वर्ड में आप बता दो बस। आई वुड रिक्वेस्ट कि लेक्चर तो खत्म हो रहा है, बट अब एक वर्ड में बता दो कि कैसा लगा आपको आज का लेक्चर। मतलब समझ में आया कि नहीं? बेस्ट तो ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली, फेडरेशन, मतलब छोटे छोटे लेवल पे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स अभी आपके छोटे होने चाहिए, क्योंकि याद रखना जो बेसिक क्लियर रहता है ना, जिसकी नींव मजबूत होती है उसकी बिल्डिंग भी बहुत लंबी खड़ी होती है। ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि अगर आपकी नींव मजबूत है, अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है, मैं चाहूं ना आपको बाकी कोचिंग के जैसे पकड़ा सकता हूं एक डॉक्यूमेंट की रट लो, मैं भी लिख लिख के पढ़ा सकता हूं, बट तुमने बाकियों से पढ़ा नहीं है ना सुशांत, तो तुम्हें कैसे पता बेस्ट पढ़ा सकते, कंपैरेटिव कैसे हो सकते हो तुम? ठीक है, द प्रॉब्लम इज कि मैं आपको बहुत सारी चीजें अच्छा पढ़े हो आप, मैं आपको बहुत सारी चीजें मतलब एक बार में फैक्ट 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 दे सकता हूं। एंड जैसे मैंने बहुत सारी जगह देखा है, लिखा रहेगा स्लाइड पे, रीड आउट करते रहेंगे, ये होता है, अच्छा ये होता है, ये होता है, अच्छा ये पता था आपको, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बस वो यही करेंगे, आर्टिकल रट लो, ये कर लो, वो कर लो। एंड मैं बता रहा हूं, पॉलिटी के टीचर्स मैंने ऐसे देखे जो बहुत स्मार्ट समझते हैं खुद को, मैं बिल्कुल स्मार्ट नहीं समझता खुद को, मैं चाहता भी नहीं हूं, मैं मुझे लगता है कि पॉलिटी अभी मैंने सीखी भी नहीं है, बिकॉज पॉलिटी इज समथिंग जो आप हर पॉइंट पे सीखते जाते हो, पॉलिटी इज समथिंग जो आप ग्रो करना या फिर मैनेजमेंट सिखाती है, समझ में आया? और कॉन्सेप्ट के बिना पॉलिटी नहीं की जा सकती। कॉन्सेप्ट इज समथिंग दैट हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स, आपको याद अगर रखना है ना तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। समझ में आया? समझ में आया? सो द प्रॉब्लम इज कि लीगल्स में आप उसमें नंबर्स पे फैक्ट्स पे कुछ मत जाइए, आप बेसिक तो स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, नथिंग इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी फैकल्टीज है जिनको आर्टिकल मुझसे ज्यादा रटे हो, और मैं बता रहा हूँ कंपटीशन भी ऐसे ही होता है। एक दिन बैठे थे एक अकेडमी में, सो आए, अब एक प्रोफेसर, एक फैकल्टी थी, अच्छा वो आर्टिकल 230, अब मुझे कुछ बने ना भाई, मुझे नहीं याद रहते यार आर्टिकल, मुझे 312 याद है एएस से रिलेटेड है, मुझे 326 याद है, 280 याद है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो रटे जाते हैं और वो ही रटने चाहिए। ठीक है, बट द थिंग इज कि वो मैं अब चाहूं तो मैं बहुत इजीली रट सकता हूं, मैं आपको रटा भी दूंगा, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है ना, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों रट रहे हो, एंड दैट मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट यार, वेरी डिफिकल्ट। समझ में आया? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या दिया हुआ है या कैसे कैसे हमने पूरे सिस्टम को समझा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। जो दूसरा लेक्चर है शायद वो नहीं होगा, पावर नहीं है, पावर बैकअप हमारा खत्म होने वाला होगा, जितना इन्वर्टर में दम थी सब ले लिया है पिछले 1.5 घंटे के लेक्चर ने। अब इन्वर्टर में जितनी बची हुई है दम वो हम रखेंगे करंट अफेयर्स के लेक्चर के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट कि करंट अफेयर्स के लेक्चर में आप सब लाइव रहें। करंट अफेयर के लेक्चर में 45 मिनट का होता है लेकिन मजा आ जाती है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।